मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आपको पता है बिहार में चुनाव है और जब जब चुनाव आता है तो तनाव उसके साथ साथ आ जाता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। जहां तक हमें खबर है, जहां तक एक विश्लेषण है उसके हिसाब से भारत में लगभग 1,17,000 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। उसके अलावा लगभग 77 लाख लोग या 77 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से अफेक्टेड हो चुके हैं। तो हमें ये बिल्कुल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि लॉकडाउन खत्म हो गया है तो कोरोना भी खत्म हो गया है। कोरोना अपनी जगह पर है। जब तक कि उसका इलाज न निकल जाए, जब तक कि उसके लिए कोई वैक्सीन ना आ जाए, हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना खत्म हो गया। सो हमें कंप्लेसेंट नहीं रहना है, हमें अच्छे से दूरी बनाए रखनी है और हमें एक फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग को निभाना है। अब बात करेंगे हम बिहार चुनाव की। इसी की बात करनी भी चाहिए। सब इसी की बात कर रहे हैं, हम भी इसी की बात करेंगे। कुछ चेहरे हैं जो बिहार इलेक्शन में अभी सबसे आगे हैं। इसमें सबसे आगे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें कोई शक नहीं कि वो अभी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सेकंड पर हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी। तीसरे पर हैं तेजस्वी यादव। चौथे पर हैं नीतीश कुमार और चिराग पासवान। हम सबसे पहले ये बताएंगे कि ये महानुभाव जो रैलियां कर रहे हैं वो बिहार की जनता को संबोधित कर रहे हैं। कोई गुजरात से आकर बिहार के अलग अलग भाषाओं का उच्चारण करके बिहार के लोगों को अपनी तरफ कर रहे हैं। कोई रोजगार के नाम पर कर रहे हैं और कुछ ने तो हद कर दी, कहा कि कोरोना की जो वैक्सीन आएगी वो हम बिहार में फ्री में बांटेंगे। जो भी है यही है। हमें ये बातें समझनी होगी कि चुनाव आते वक्त ये जितनी भी पार्टियां, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, अभी अगर सबसे ज्यादा जन सैलाब को देखा जाए, अगर जन सैलाब को इस बात का एक पैमाना माना जाए कि ये कहीं ना कहीं रिजल्ट में चेंज आएगा, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि बिहार में फिलहाल अगर कोई सबसे ज्यादा फेमस नेता है, कोई सबसे लोकप्रिय चेहरा है, तो वो सिर्फ तेजस्वी यादव है। अगर तेजस्वी यादव की भीड़ को देखिए, और खासकर जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 9 को पिताजी को बेल मिल जाएगी, 9 को मेरा जन्मदिन है और 10 को नीतीश जी की विदाई हो जाएगी, तो उस वक्त जो जनता का रिएक्शन है वो ये दिखा रहा है कि तेजस्वी को जिस प्रकार लोकप्रियता मिल रही है, उसी प्रकार नीतीश सरकार की बदनामी हो रही है। लोग नीतीश कुमार को बहुत बार चांस दे चुके, लेकिन अब की बार जब आप नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी को देखिएगा तो दोनों साथ में स्टेज शेयर कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं पर हमें अगर एक दो बयान को हम गौर से देखें, जहां पर मोदी जी कहते हैं कि कई बार कुछ लोग नए चेहरे को लाकर हमारे सामने रखते हैं, उसे लोकप्रिय बनाते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये डर है कि कोई चेहरा नीतीश कुमार से ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। फिर बहुत सारी बातें आती हैं। इस वक्त में रामविलास पासवान का दुनिया से चला जाना बिहार इलेक्शन पर यह एक जबरदस्त झटका है, लेकिन इससे जो परिणाम होंगे, जो रिजल्ट होंगे, उसमें तो गजब का परिवर्तन होगा। जब यह सवाल उठता है कि बिहार में अगड़ा पिछड़ा इनका कौन है लीडर, तो यहां जाति व्यवस्था नजर आती है। लेकिन अगर आप सच देखें तो बहुत दिनों तक धर्म और जाति के नाम पर हम इलेक्शन जीत और हार नहीं सकते हैं। हमें विकास लाना होगा, बात करनी होगी रोजगार की, जो सब कर रहे हैं। जब अपनी रैली में तेजस्वी यादव वादा करते हैं कि वो 10 लाख रोजगार देंगे, तो जनता की भीड़ उमड़ पड़ती है। क्योंकि आपको पता है कि बेरोजगारी औसत के मामले में बिहार पूरे देश में जो औसत का दर है उसका दुगना है। आप सुनकर ये चौंक जाएंगे कि अच्छी खासी प्रतिशत यहां के पीएचडी होल्डर्स की एकदम जो लोअर क्लासेस जॉब्स होते हैं, जो बिल्कुल आप कह नहीं सकते कि ये पढ़े लिखे लोग करना चाहेंगे, उस जॉब्स के लिए वो अपने फॉर्म्स भरते हैं। ये हमारे बिहार की स्थिति है। हर नया चेहरा, एक और चेहरा मैं आपको बताऊं जिसका उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सांकेतिक रूप में है, जो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटा है, जिनको कांग्रेस ने लव सिन्हा जी को जो चांस दिया है इस बार, और कहा है कि हमें, जैसा कि शत्रुघ्न सिन्हा खुद एनडीटीवी पर मनोरंजन भारती जी से बात करते वक्त बता रहे थे कि लव को राहुल गांधी जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि हमें जरूरत है आप जैसे युवक की। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं की लड़ाई चल रही है। लेकिन युवा तो थॉट से होते हैं ना, युवा तो थिंकिंग से होते हैं। हम
एज इज अ नंबर। तो जब इस बात को आप बिहार की राजनीति में विश्लेषणात्मक तौर पर डालिएगा तो यह बात आपको समझ में आएगी कि अभी क्या मामला चल रहा है। जैसे मैं आपको कुछ चीजें और बताऊं। बाढ़, बेरोजगारी, भूखमरी और सबसे बड़ी समस्या, और जो कहा जा रहा है कि इस बार गांव का बिहार और शहर के बिहार, इन दोनों के राजनीतिक जो परिणाम आने वाले हैं इलेक्शन के, दोनों में फर्क होगा। अब आपका ध्यान जा सकता है कि कौन सा फैक्टर है जो इन दोनों को अलग कर रहा है। यह सबसे बड़ा फैक्टर है प्रवासी मजदूरों का, जिसके बारे में राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए नरेंद्र मोदी से अभी की रैली में कहा है आज कि आप कहां थे उस वक्त जब बिहार के मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर चले आ रहे थे, जब भूखे प्यासे मर रहे थे, आप कहां थे। और कमाल की बात है कि अपनी पूरी रैली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इन प्रवासी मजदूरों की कोई बात नहीं की। उन्होंने बात की गलवान में और पुलवामा में शहीद हुए सिपाहियों की, और उनको बिहारी अस्मिता से जोड़कर और उस वक्त बिहार की बोली और बिहार की भाषा का इस्तेमाल करके जनता को कहीं ना कहीं उस शहादत से खुद को जोड़ने लग गए। लेकिन जनता तो जनता होती है। रोजगार के वादों से तो अब की जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली। तो जो राजनीतिक प्रभाव देखकर नजर आ रहा है, नतीजा कुछ भी हो, चीफ मिनिस्टर कोई भी बने, मुख्यमंत्री कोई भी बने, उप मुख्यमंत्री कोई भी बने, गठबंधन कोई भी बने, कोई भी गठबंधन टूट जाए, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि बिहार की करोड़ों जनता, बिहार की वो करोड़ों जनता जिसने पूरे हिंदुस्तान को बनाया है। आप किसी भी प्रदेश में जाएं, आपको बिहार का मेहनतकश नजर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ कि लॉकडाउन होता है, सरकार रातों रात लॉकडाउन करती है और वो सारे के सारे लाखों मजदूर सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं, 5 लाख से ज्यादा मजदूरों का इस बार नामांकन बिहार में हुआ है वोटर लिस्ट में। आपको तो पता है इन्होंने जो तकलीफें झेली हैं, इसका नतीजा तो रिजल्ट के दिन दिखेगा। कौन करेगा? कहते हैं कि सच को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक बात तो तय है, सिद्ध करने के लिए सरकारों को अपने काम गिनवाने होते हैं, और कोई काम नजर नहीं आ रहा है। लाखों लोगों की मौत, लाखों लोगों की भूख, लाखों लोगों की बेरोजगारी, लाखों लोगों की तड़प एक आंकड़ा बनकर रह गई है। आप खुद बताइए क्या होगा अगर ये सारे लोग जो इस बार वोट डालने वाले हैं, अगर वो जाति धर्म के इस पचड़े से बाहर आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है नतीजे क्या होंगे? ये वो होंगे जिससे हमारे नेतागण चौंक पड़ेंगे। बिहार को इस बार जरूरत है इसी तरह की लड़ाई की। युवा उसे कहते हैं जिसकी सोच युवा होती है। मुझे याद आ रहा है कि जब तेजस्वी जी ये कह रहे थे कि लालू जी आने वाले हैं, मेरा जन्मदिन है, नीतीश जी की विदाई है, तो ये बात कहीं ना कहीं ये साबित कर रही थी कि वो अपने आप को उसी सामाजिक न्याय से जिसके प्रणेता लालू प्रसाद यादव माने जाते हैं बिहार में, उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तेजस्वी का बार बार ये कहना कि डबल इंजन की सरकार है, ये एक तरह से वो अपना नजरिया और मजाक दोनों ही उड़ा रहे हैं। हमें समझना होगा कि इस बार बिहार का इलेक्शन ये साबित करेगा कि बिहार की जनता ने, जो हमेशा से ही अक्लमंदी से काम करती आई है, बड़े बड़े कामयाब रथों को रोका है जिसने, वो किस तरह से इस अंधड़ को, इस तूफान को रोकेगी। और ये बिहार का ये इलेक्शन, उसका ये रिजल्ट बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है, बहुत बड़ा। हम सब ने मोदी जी की रैली देखी। मोदी जी रैली में एक जंगल राज की बात करते हैं, नाम नहीं लेते, लेकिन वो बात करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह लोग अपनी बेटियों को, लालू प्रसाद यादव जी के जमाने में जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, या उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी, तो लोग अपनी बेटियों को बाहर भेजने से कितना घबराते थे। जंगल राज था, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, हो सकती है। लेकिन अभी उनका क्या ख्याल है उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में?
बिहार में जिस तरह के क्राइम्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गए हैं, संस्थागत तरीके से करप्शन बढ़ गया है, उसके बारे में उनका क्या कहना है? वो जंगल राज नहीं है? या जैसे कि आपने देखा होगा, कई पत्रकार जो अपनी मानसिकता से, अपने प्रेजुडिस से भरे पड़े थे, इस राज को जंगल राज कहते थे, सामाजिक न्याय को जातिवादी व्यवस्था को बढ़ावा कहना कहते थे, उन्हें सोचना पड़ेगा। बहुजन की बात, बहुजन से मतलब मेरा है मेजॉरिटी से, याद रखिएगा, बहुजन की बात, ज्यादातर लोगों की बात। लोकतंत्र में लोक की बात नहीं की जाएगी तो किसकी बात की जाएगी? लोकतंत्र में अगर हम प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करेंगे तो फिर किस चीज की बात करेंगे? किस काम का पार्लियामेंट और किस काम की असेंबलीज और लेजिस्लेटिव्स? हमें बात करनी होगी इसके बारे में। हमें एक बात और समझनी होगी कि हम इस कोशिश को अपने, कि हम एक ऐसी सरकार चुने बिहारी होने के नाते, हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जो सारे देश के लिए, और अगर देखा जाए और कहा जाए, चूंकि इस कोरोना के दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जो 3 नवंबर को होने वाला है, और हमारे यहां का चुनाव जो 28 तारीख से शुरू होने वाला है, एक बहुत बड़ा उपक्रम होने वाला है। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो ये साबित हो जाएगा कि कुछ भी हो सकता है। इतनी बड़ी आबादी, आपको मैं अगर बताऊं तो 10 करोड़ के आसपास की आबादी वोटर लिस्ट में आती है बिहार की। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कम है, जो भी है जोड़कर 8 से 10 करोड़ की आबादी वोटिंग लिस्ट में है। तो आखिर कौन है, आखिर कौन है हम लोग जो चुन रहे हैं एक ऐसी सरकारों को जो बिल्कुल संवेदनशील नहीं होती लॉकडाउन और कोरोना जैसे टाइम में, जो छोड़ देती हैं हमें, जो हमें किसी किस्मत के भरोसे, पता नहीं किसके भरोसे छोड़ जाती हैं कि जाओ तुम पैदल चल के 1200 किलोमीटर तय करो और अपने अपने शहर पहुंचो। और उन सरकारों का वादा है कि हम आपकी भलाई करना चाहते हैं, हम आपके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले जनता को जागृत होना होगा। याद रखें, लोकतंत्र में जनता का रिफ्लेक्शन उसकी सरकार होती है। हमारी जो सरकार होगी वो हमारा रिफ्लेक्शन है, वो हमारी अक्स है। तो हमें याद रखना होगा कि हमें जाति व्यवस्था, धर्मवादिता, रूढ़िवादिता और इन तरह के जितने भी कन्वेंशनल तरीके हैं उनसे ऊपर उठकर हमें बिहार, एक बिहारी होने के नाते बिहार की अस्मिता, यहां रोजगार, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, खाना, किसान, जवान, गरीब, वंचित, पिछड़े, इनके बारे में सोचना होगा। महिलाओं की स्थिति के बारे में सोचना होगा। वोट डालते वक्त आप समझ लें कि आप एक ऐसी तकदीर बनाने जा रहे हैं जो आगे चलकर तकदीरें बनाएंगे। और दोस्तों, ये मेरा राजनीतिक विश्लेषण है चुनाव को लेकर। कुछ भी हो जाए, जितने भी तथ्य थे जो मैंने आपको पिरोकर बताने की कोशिश की है और उसका एक राजनीतिक विश्लेषण किया है, तो मेरी गुजारिश है कि इस बार न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न ब्राह्मण, न दलित, न अगड़ा, न पिछड़ा, न औरत, न मर्द, बिहारी बनकर चुनाव करें, बिहारी बनकर मतदान करें।